नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा 2026-27 के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड विश्व इतिहास के टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी पता करेंगे कि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के जो आरएस मेंस का पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही उन मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनने की संभावना रहती है और कहाँ से अधिकतम क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उनके लिए हमें कौन कौन सी उपयुक्त मानक पुस्तकें जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की है कौन कौन सी पढ़नी चाहिए उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें कौन कौन सा सिलेबस है। जो 5 टॉपिक है उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब रेनेसां, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और यहाँ से आरएस मेंस के पेपर में हर बार यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। पुनर्जागरण क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे यूरोपीय पुनर्जागरण के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है, इसकी वेसारी ने उनकी क्या परिभाषा दी। इसके बाद दिद्रो जिन्होंने सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। वेसारी ने जो स्थापत्य कला है और जो चित्रकला है उनके बारे में सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द दिया था। एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम था फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग विज्ञान के लिए पहले किया था। उन्होंने कहा था कि सत्य सत्ता की नहीं मतलब सत्य है वो सत्ता की नहीं बल्कि समय की पुत्री है। इसके बारे में ये कथन कहा था पुनर्जागरण के समय बेसारी ने, ठीक है ना। 1300 से 16वीं सदी तक पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में किस तरह से हुई। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। ये पूरे पूरे जो टॉपिक है उनको हम क्रम वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनके अंदर पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, पुनर्जागरण किस कारण से हुआ, ठीक है ना। एक धर्म युद्ध होता है, क्रूसेड्स जिसको बोलते हैं, उसके तहत इस्लाम और ईसाई के मध्य युद्ध होता है। अब वर्तमान में आप इजराइल के बारे में चर्चा के बारे में सुनते होंगे। इजराइल और फिलिस्तीन जो विवाद है उसमें जो एक इजराइल की कैपिटल है जिसका नाम है जेरूसलम, उसके बारे में किस तरह से 3 धर्म मतलब धर्मों का वो खास एक तीर्थ स्थली माना जा सकता है जिसके लिए युद्ध हुआ था। कभी कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, ठीक है। तो उसके कारण के बारे में जानने की कोशिश करें। पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषता है, इसके बाद पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या परिणाम सकारात्मक परिणाम आते हैं, ठीक है। विज्ञान की उत्पत्ति होती है, लोगों में मतलब चिंतन साहत और मतलब जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस तरह से उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी में टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। किस तरह से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन इतना तेज हुआ कि वहां के लोगों ने जो ईश्वरीय सिद्धांत थे उस सिद्धांत को खत्म कर दिया। और इसके बाद वैज्ञानिक तर्कवाद पर यहाँ पर तर्क वितर्क होने लगे। किस तरह से आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा, जिन्होंने वैज्ञानिक कंपास बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसके बाद आपने ब्रूनो के बारे में सुना होगा। गैलीलियो को किस तरह से धर्म के कारण या जो वहां के पोप थे उनकी जो नीतियां थी या उनके जो सिद्धांत थे उनके खिलाफ या तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ गैलीलियो खड़े हो गए और उनको किस तरह से धर्म ने मौत के घाट उतार दिया। सेम की सेम कहानी ब्रूनो के साथ होती है, क्योंकि ब्रूनो ने जो कोपरनिकस की ग्रहों की गति के नियम थे उनके बारे में बताना शुरू किया कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो चक्कर लगाते। जब ये बात वहां के धर्म गुरुओं को हजम नहीं हुई तो उनको मरवा दिया, ठीक है ना। उस समय ब्रूनो ने एक लाइन कही थी कि सजा मुझे मिल रही है, मारा मुझे जा रहा है, सजा देने वाले कोई और है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कांप रहे, डर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, ठीक है ना। इसी धर्म सुधार आंदोलन में एक जर्मनी के सैक्सनी फ्रांस का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने पोपों को जीना हराम कर दिया था। उन्होंने जितने भी चर्च के लोग थे मतलब जो अधर्म के नाम पर लोगों को झूठे वादे कर रहे थे या जो गलत जानकारी फैला रहे थे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे मार्टिन लूथर किंग। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, उसके क्या प्रभाव रहे, क्या क्या कारण रहे मुख्य धर्म सुधार आंदोलन के। इसके बाद पूरे जो विश्व लेवल पर यूरोप किस तरह से इतना उभरा कि उन्होंने बाद में जो इंग्लैंड वाला प्रांत है या जो एक द्वीप है छोटा सा, उसने पूरी दुनिया पर किस तरह से कब्जा कर लिया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमेरिका की क्रांति या अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन। अमेरिका
में स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना। अमेरिका में किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्त होते हैं। जैसे मैं एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। आपने अमेरिका महाद्वीप के बारे में सुना होगा। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कोलंबस। तो कोलंबस 1492 में जब इंडिया की खोज करने निकला था समुद्र मार्ग से, लेकिन वो जहाँ पहुंचा था जो क्यूबा या सॉरी जो ये मिडल ईस्ट या मिडल अमेरिका या लैटिन अमेरिका जितने देश है और अमेरिका वाले पार्ट में वहां पर चला गया था। तो वहां पर जाके सबसे पहले अमेरिका की खोज की। इसके बाद वहां के जो अपने इंग्लैंड के लोग हैं, तो इंग्लैंड में जो लोग अपराधी थे, हम अपराध करते थे, उन लोगों को इंग्लैंड की सरकार यहाँ से पकड़ कर फिर अमेरिका ले जाती थी और वहां पर छोड़ दिए। बाद में जब वही लोग थे जो इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेजी थे, जहां पर अमेरिका में जाकर 13 उपनिवेश कॉलोनियां बना दी। 90% अंग्रेजों ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया। फिर बाद में उन्हीं अंग्रेजों को, इंग्लैंड वाले अंग्रेजों से नफरत हो गई। और किस तरह से जब अमेरिका की क्रांति होती है तो उसी समय जब सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, जिसमें 1756 से लगाकर 57 से लगाकर 63 तक, 56 से लगाकर 63 तक युद्ध होता है फ्रांस और उस समय, क्योंकि उस समय दुनिया के सुपर पावर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये युद्ध चलता है, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया पर इंग्लैंड भी कब्जा करने की तैयारी कर रहा था और फ्रांस भी अपनी कॉलोनियां स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य युद्ध होता है। तो उस युद्ध में, सप्तवर्षीय युद्ध में, इंग्लैंड को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। उस युद्ध को इंग्लैंड जीत लेता है, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से बहुत स्थिति खराब हो जाती है और इंग्लैंड की सरकार ने उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो अमेरिका में अंग्रेज रहते थे उनके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया। तो वहां के लोगों में, जो ब्रिटेन के लोग थे, उनके प्रति नफरत पैदा हो गई। इसके बाद जो तात्कालिक कारण बताया जाता है, जिसमें बोस्टन टी पार्टी का नाम आता है। किस तरह से जो इंडिया से या जो पूर्वी देशों से जो चाय थी, वो चाय पहले ब्रिटेन जाती थी और ब्रिटेन से फिर उस चाय को इंग्लैंड पहुंचाया जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय इंग्लैंड में, सॉरी, अमेरिका में चाय की जो महंगाई है वो बढ़ गई थी और चाय की मांग भी, डिमांड भी बढ़ गई थी। तो अधिकतर लोग वहां पर जो ब्रिटेन थी, उन्होंने, ब्रिटेन सरकार ने ऐसी नीतियां या ऐसी पॉलिसी तैयार की जिसके अनुसार जो इंडिया से जो भी चाय थी या पूर्वी देशों से जितनी भी चाय थी, वो चाय को सीधा उन्होंने यूएसए को भेजना शुरू कर दिया, अमेरिका को भेजना शुरू कर दिया। तो उस समय जब चाय इंडिया से इंग्लैंड और इंग्लैंड से फिर अमेरिका जाती थी, तब बीच में बड़े जो तस्कर थे, दलाल थे, उनको बहुत बड़ा फायदा होता था। और जब जैसे ब्रिटेन सरकार ने पॉलिसी को चेंज कर दिया, तो तस्करों को फायदा होना बंद हो गया। उसी तस्करों में नाम आता है एडम सैमुअल्स का, जिन्होंने बोस्टन जो टी पार्टी होती है 16 दिसंबर 1773 को, उसमें जो बोस्टन बंदरगाह था अमेरिका का, वहां पर इंडिया से जितनी भी 340 पेटियां जो चाय गई थी बक्से को, उनको सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में पूरी पूरी जो पेटियां थी उनको समुद्र में फेंक दिया गया था। वहां से अमेरिका की क्रांति की शुरुआत हो जाती है और 1776 में अमेरिका, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो जाता है। किससे? ब्रिटेन से। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति भी बहुत ही खतरनाक थी। फ्रांसीसी क्रांति, जहां पर जो वहां के राजा थे लुई 15वें, उनके खिलाफ लोगों ने किस तरह से पूरा मतलब इकट्ठा होकर लोगों ने अपना अलग सा संविधान बना दिया और राजा को वहां से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। हम बास्तिल किले की पतन की बात करेंगे। पूरे जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांस किस तरह से आजाद हुआ, सम्मान, बंधुत्व, भाईचारा किस तरह से वहां पर लाया गया, उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही नेपोलियन के बारे में जानेंगे। जैसे फ्रांस की क्रांति खत्म हो जाती है, नेपोलियन पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने, फिर फ्रांसीसी क्रांति से ये भी जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति से भारत ने क्या सीखा, क्योंकि जब भारतीय संविधान का निर्माण होता है तो आप भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो संविधान निर्माता थे उन्हें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जिक्र करते हैं
और जब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना तैयार की जाती है उसमें बंधुत्व, समता, ये जो शब्द वाली है उस शब्द को यहाँ से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से। तो फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से, जो भारत में जो 1947 में अपना देश आजाद होता है, तो भारत की आजादी में फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान है, क्योंकि भारत के जितने भी जो सैनिक थे, या अपन बोल सकते हैं अपने देश के जो वीर शहीद लोग थे, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से बहुत कुछ सीखा और उन्हीं का उपयोग करते हुए किस तरह से भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। तो इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे, किस तरह से लोगों की स्थिति उस समय खराब थी और जो राजा थे, रानी थे, ऐशो आराम में रहते थे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बाद यहाँ पर इसी में एक टॉपिक आता है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जैसे वर्तमान में औद्योगिक क्रांति 4.0 बोलते हैं, मतलब 34 श्रेणी का चल रहा है, मतलब छोटी कैटेगरी का। सबसे पहले जब जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, जहां पर जो भी मतलब हस्तकला, लघु मतलब उद्योग थे, लघु कुटीर उद्योग थे, उनको खत्म करके किस तरह से मशीनों के माध्यम से बड़े लेवल पर उत्पादन बढ़ाया गया, और उत्पादन बढ़ाकर किस तरह से पूरी दुनिया में अपना इंग्लैंड ने जो प्रचार प्रसार किया। साथ ही जो आर्थिक मांग थी, या उस जो अपने जैसे उन्होंने वस्त्र बनाने के बड़े बड़े मशीन तैयार किए गए, भाप इंजन तैयार किया गया, ठीक है, छापे खाने की मशीन तैयार किए गए। तो किस तरह से जो काम लंबे समय तक चलता था उनको मिनटों में खत्म करने का शुरुआत किया। औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम रहे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या प्रभाव रहे, पूरी दुनिया पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति के बाद रूस की क्रांति। आप जब रूस की क्रांति या रूसी क्रांति जिसको बोल सकते हैं, किस तरह से व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति होती है। रूस में जो लेनिन होता है, लेनिनवाद या लेनिन को जिन्होंने रूस में समाजवाद को लेकर पूरे रूस में क्रांति कर दी थी, तो उनके बारे में हम पूरी विस्तार से जानेंगे। रूस की क्रांति 1917 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलती है और किस इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, पूरी दुनिया पर, क्योंकि उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। क्योंकि भारतीय जब संविधान बनता है उस समय जो समाजवाद शब्द रहता है उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक थे। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और वो टॉपिक रहेगा 3rd नंबर का। और 3rd नंबर का टॉपिक रहेगा जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी, कौन नहीं जानता जर्मनी के बारे में। एक व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। किस तरह से उसमें नस्लवादी, इसके बाद जो सत्तावादी है वो सोच, और जो वहां के लोग थे उनके प्रति उनका किस तरह से सहयोग लेकर जर्मनी में नाजीवाद की शुरुआत हो गई। जब नाजीवाद की शुरुआत का मुख्य कारण रहता है प्रथम विश्व युद्ध। आपने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध, या पढ़ा होगा आपने कि जब 1914 से लगाकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में जब इटली और जर्मनी बुरी तरह से हार गए, जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि होती है, और वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर बहुत सारे जो जीते हुए या विजेता देश थे उन्होंने शर्त ये डाल दी कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या आर्थिक भरपाई करेगा जर्मनी। इसके बाद जर्मनी के जितने भी हथियार थे उनको नष्ट करवाया गया। जर्मनी ने जहां कब्जा करवाया था उस क्षेत्र को खाली करवाया गया। इसके बाद जर्मनी पर ऐसी पाबंदियां लाद दी जिसका कारण भी 2nd विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद जर्मनी में 1919 के बाद हिटलर ने अपनी पूरी कमान अपने हाथ में ले ली, और प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गया था तो हिटलर को लगा कि जर्मनी में जो रहने वाले यहूदी थे या यहूदी लोग थे, जूस लोग, उन्होंने जर्मनी सरकार को सपोर्ट नहीं किया। जब ऐसा पता चला हिटलर को, तो हिटलर ने जो यहूदी थे उनको जर्मनी से निकालना शुरू किया, और जितने भी यहूदी थे वो उनको बहुत ही अधिक मात्रा में यहूदियों को मार भी दिया गया, ऐसे कमरों में डालकर मार दिया गया
ऐसे घेंसे छोड़ दी गई, मतलब ऐसे कमरे थे जहां पर हजारों लोग डाल डाल के, पशुओं की भांति डाल डाल के मार दिए गए। इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हुई थी क्योंकि हिटलर को यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। इसके बाद जब यहूदी जर्मनी छोड़कर भाग रहे थे, जा रहे थे, तब विजेता देश था उस समय ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यहूदियों से सेकंड विश्व युद्ध में मांग की कि यहूदी सपोर्ट करेंगे किसका? ब्रिटेन का। अगर वो ब्रिटेन का सपोर्ट करते हैं तो जैसे ही ब्रिटेन विश्व युद्ध सेकंड वाला जीत जाएगा तो जीतते ही यहूदियों को एक अलग राष्ट्र बना देगा। उसके लिए यहूदियों और ब्रिटेन की सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं बेलफोर घोषणा पत्र। इस बेलफोर घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटेन ने जैसे 1945 में सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसके बाद जितने भी यहूदी जर्मनी थे उन सभी यहूदियों को फिलिस्तीन वाला पार्ट था, जो भूमध्य सागर के पार्ट में जो वर्तमान में लड़ाई हो रही है, वहां जाकर यहूदियों को, जो फिलिस्तीन वाला पार्ट था, उन्हीं में से यहूदियों के लिए एक देश बना दिया गया जिसका नाम था इजराइल। तो किस तरह से ब्रिटेन ने बेलफोर घोषणा पत्र के माध्यम से इजराइल बनाया? इजराइल किसके लिए बनाया? यहूदियों के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटेन विजेता था। ठीक है, तो जर्मनी में नाजीवाद की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद से शुरुआत हो जाती है वर्साई की संधि के माध्यम से, क्योंकि इसी संधि के तहत जर्मनी पर बहुत सारी पाबंदियां लाद दी गई थी। ठीक है, इसी के साथ अपन पढ़ेंगे या यहीं पर एक और टॉपिक है जिसका नाम है इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद। इटली में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जिनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। जिस तरह से जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने कमान संभाली, ठीक उसी प्रकार 1919 में इटली में जो कमान संभाली थी वो थी बेनिटो मुसोलिनी। उन्होंने भी वही कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब इटली को मांगे नहीं मिली, अर्थात जो विजेता क्षेत्र थे वहां पर इटली ने कुछ मांगे करी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा कहते हैं कि जो वर्साई की संधि हुई थी इसके तहत इटली विजेता देशों से मांग ये कर रहा था कि उन्हें जो कुछ मांगे हैं वो मिले, लेकिन इटली को मिला कुछ भी नहीं। इसलिए वर्साई की संधि के तहत इटली ने अपना इसका अपमान माना, और जब सेकंड विश्व युद्ध होता है तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में युद्ध चलता है तो इटली मिल जाता है जर्मनी के साथ और इसके बाद युद्ध होता है। ठीक है, तो इटली में किस तरह से मुसोलिनी ने उनका आगे बढ़ाया, इसके बाद मुसोलिनी ने पूरा जर्मनी का सपोर्ट किया सेकंड विश्व युद्ध में, और जैसे ही 1945 में मुसोलिनी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ इटली में फांसीवाद भी खत्म हो जाता है, क्योंकि 1945 में जर्मनी में भी हिटलर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अपना विश्व युद्ध का प्रभाव। विश्व युद्धों का प्रभाव, विश्व युद्धों का प्रभाव, विश्व युद्धों का प्रभाव। इसमें दोनों युद्धों के बारे में पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैंने बताया था जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लगाकर 1919 तक चला तो इसके बाद एक संधि बनी, वर्साई की संधि, और वर्साई की संधि के तहत बहुत सारे परिणाम भी सामने वही उन्होंने जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें लाद दी। इसी के कारण यहाँ प्रथम विश्व युद्ध का ही प्रभाव है सेकंड विश्व युद्ध, क्योंकि सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी इसके लिए हुआ था, या इसको मान सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो जर्मनी थी वो भटकने या हिटलर के भटकने का मुख्य कारण वही था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्र संघ बना था। राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रथम विश्व हो गया, एक विश्व युद्ध हो गया, अब दुनिया में कोई भी युद्ध नहीं होगी, इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की थी 1919 में। लेकिन ये राष्ट्र संघ असफल रहा, क्योंकि इसके जस्ट 20 साल बाद सेकंड विश्व युद्ध क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लगाकर 45 तक चलता है, हिटलर की मृत्यु हो जाती है। आपने सुना होगा जब सेकंड विश्व युद्ध की बात करते हैं तो सेकंड विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जिनमें अमेरिका, यूएसएसआर जो सोवियत संघ था वो, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान नहीं, ठीक है,
वो सभी देश साथ में थे मित्र राष्ट्र में, अलायंस कंट्री। इसके बाद जो एक्सिस पावर थी, जिनमें धुरी राष्ट्र और जिनमें नाम आता है इटली, इटली के बाद जापान, जापान के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी जो देश थे वो सेकंड विश्व युद्ध में आमने सामने लड़ रहे थे। जब जापान ने सेकंड विश्व युद्ध में अमेरिका के जो पर्ल हार्बर बंदरगाह था वहां पर जैसे ही बम गिरा दिए या वहां पर विस्फोट करवाया तो अमेरिका सेकंड विश्व युद्ध में एंट्री कर लेता है। इसके पहले अमेरिका सेकंड विश्व युद्ध में भाग नहीं लेता है। इसके बाद अमेरिका रहता है वो जापान के दो शहर, उस समय अमेरिका के जो वॉर मंत्री या रक्षा मंत्री रहते हैं जिनका नाम था स्टिमसन। स्टिमसन ने यह तय कर लिया था कि अब जापान को रोकना जरूरी है, क्योंकि जापान बहुत तेजी से पूरी दुनिया पर आगे बढ़ रहा था। ठीक भारत तक चाइना पर कब्जा करते हुए भारत पर भी कब्जा जापान ने कर लिया था। ठीक है ना। भारत के जो म्यांमार वाले पार्ट हैं या म्यांमार पर पूरा या भारत के जो पूर्वी उत्तर क्षेत्र है वहां तक जापान ने अपनी पहुंच बना ली थी। ठीक है। तो जो अमेरिका के रक्षा मंत्री थे स्टिमसन, उन्होंने तय कर लिया था अमेरिका के उस समय जो प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट के साथ मिलकर कि जापान को रोकना जरूरी है। तो जापान पर बम फेंकने के लिए या दो शहरों जापान के शहरों पर बम फेंकने के लिए प्लानिंग तैयार की गई। उसमें बहुत सारी एक इंटरेस्टिंग कहानी आ जाती है। जो जापान के जो वॉर मिनिस्टर थे स्टिमसन, उनकी जो पहली बार शादी हुई थी तो वो पहली बार सेकंड टाइम वो 2 बार शायद शादी की थी उसने। तो जब पहली बार शादी हुई थी तो जो पहला हनीमून था वो उन्होंने मनाया था जापान के क्योटो शहर पर। और जब वो बम फेंकने की तैयारी कर रहे थे तो पहला जो शहर चुना गया था वो क्योटो था। जब उनके जो टीम के सदस्य जब बाद और सेकंड शहर, पहला शहर हिरोशिमा था, सेकंड शहर क्योटो था। वहां पर जो बम थे वो फेंकने थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं फेंका, क्योंकि उन्होंने बताया था कि क्योटो शहर उनके लिए जीवन की यादगार रहेगी, क्योंकि उनका जो हनीमून था क्योटो में रहा था। इसलिए उन्होंने सेकंड नंबर पे जो शहर चुन दिया गया था वो उसका नाम था नागासाकी। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय नामक जो बम था, परमाणु बम, वो फेंका था। और इसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी शहर है वहां पर फैटमॉन जो बम था वो अमेरिका ने जापान पर फेंका। इसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है। तो इस प्रकार की कहानी शुरू होती है विश्व युद्ध में। इस विश्व युद्ध के प्रभाव के बाद जो और टॉपिक रहेगा 5वां, उस टॉपिक का नाम रहेगा शीत युद्ध के समय दुनिया। शीत युद्ध के समय विश्व। अब शीत युद्ध कौन सा? अब मैं बता रहा हूँ शीत युद्ध मतलब 1945 से लगाकर 1991 यहाँ तक का जो भी समय रहेगा, कालखंड रहेगा, उसको शीत युद्ध का समय कहा जाता है। शीत युद्ध मतलब कोई ठंडा युद्ध नहीं, ऐसा युद्ध जो ठंडी जगहों पर लड़ा जाए, ऐसा नहीं। बल्कि शीत युद्ध का मतलब होता है जब 1945 में सेकंड विश्व युद्ध खत्म हो गया, जर्मनी के एडोल्फ हिटलर की मृत्यु हो गई, जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, मित्र राष्ट्र विजेता हो गए। तो मित्र राष्ट्र विजेता होने के बाद जब मित्र राष्ट्र में एक संधि थी जिसके तहत जो मित्र राष्ट्र में मुख्य रूप से यूएसएसआर, क्योंकि उस समय जो अमेरिका था वो दुनिया का सुपर पावर अपने आप में बन गया था। उस समय ब्रिटेन की हालत लड़ते लड़ते आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी और अमेरिका सुपर पावर की ओर बढ़ गया था, अमेरिका बन गया था। उसी मित्र राष्ट्र में एक और जो कंट्री था बहुत बड़ा दुनिया का, जिसका नाम था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो समाजवादी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा था, और जो अमेरिका था, यूएसए था, वो जो पूंजीवादी नीतियां उनको लेकर आगे बढ़ रहा था। अब जब सेकंड विश्व युद्ध में जैसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम फेंके, तो ये बात अच्छी नहीं लगी यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि जब विश्व युद्ध चल रहा था मित्र राष्ट्र में, तो मित्र राष्ट्र की संधि के तहत एक बात हर बार उनको बतानी होती थी कि उन्होंने क्या क्या परमाणु या मतलब क्या क्या युद्ध संबंधी हथियार बना लिए।
और जब लिटिल बॉय और फैट मैन जब बम अमेरिका ने जापान पर फेंके तो ये सूचना या अमेरिका ने जो परमाणु हथियार बना लिए ये सूचना अमेरिका ने यूएसएसआर को नहीं दी थी, इसलिए नाराज हो जाता है यूएसएसआर। और फिर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो 1945 के बाद जो जंग शुरू होती है उनको बोलते हैं शीत युद्ध, और ये 1991 तक रहती है, जिस समय यूएसएसआर के 11 टुकड़े हो जाते हैं। जो सोवियत संघ था उसके 11 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें यूक्रेन है, लातविया है, एस्टोनिया है, इसके बाद तो तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। जितने भी मिडिल ईस्ट जो एशियाई कंट्री है जो पूरे पूरे उनमें से निकले थे, वो 11 देश में से रशिया भी जो एक देश अलग बन जाता है। तो यूएसएसआर का जैसे ही 1951 में 11 टुकड़ों में विभाजन हो जाता है, उसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। शीत युद्ध के समय दुनिया में किस तरह से प्रभाव रहता है, किस तरह से दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाती है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूएसएसआर। इसमें अब हमारे भारत की बात करें तो भारत के उस समय जैसे भारत 1947 में आजाद हो गया था, तो भारत आजाद होने के बाद भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने नेम गुट बनाया था, जिसके तहत नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति, जिसके तहत भारत ने क्या किया, जितने भी विकासशील देश हैं उनको अपने साथ रखा। न तो भारत अमेरिका के गुट में गया और न ही वो रशिया के गुट में गया। लेकिन अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो भारत ने अधिकतर समाजवाद को अपनाया। वैसे भारत की पॉलिसी की बात करें तो भारत में मिश्रण दिखाई देता है। भारत में पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है और समाजवाद को भी, दोनों की साथ लेकर जो भारतीय संविधान है उसमें भी 1972 में समाजवाद शब्द जुड़ा गया था। तो वो शब्द कहीं न कहीं रशिया से ही लिया गया था। लेकिन हम वर्तमान में जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था है उनको अगर विश्लेषण करते हैं तो हमें समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण दिखाई देता है। तो उस समय शीत युद्ध के समय दुनिया दो गुटों में बट गई थी। अमेरिका के साथ कौन सा गुट जुड़ा और यूएसएसआर के पास मतलब जो सोवियत संघ था वो तो टूट गया, अब रशिया बना। तो रशिया के साथ कौन कौन से जुड़े, लेकिन ये शीत युद्ध की बात कर रहा है, इसका मतलब यूएसएसआर के साथ कौन था। दुनिया में ये होड़ लग गई थी कि दुनिया का सुपर पावर कौन। अमेरिका बोलता है कि दुनिया का सुपर पावर में 1961 में जैसे ही 1957 में जैसे ही रशिया मतलब यूएसएसआर ने स्पुतनिक जो उपग्रह था उसको अंतरिक्ष में छोड़कर पहली बार कारनामा किया था। इस तरह से दुनिया में होड़ लगी कि सुपर पावर कौन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया का मजबूत या शक्तिशाली देश कौन है। इसके बाद 1961 में जो अमेरिका था उन्होंने चांद पर जो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनको उतार कर ये सिद्ध कर दिया कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। इस तरह से दोनों के बीच में किस तरह से जो आपसी लड़ाई है वो चलती रहती है। इसमें कोई हथियार वाली लड़ाई नहीं होती है, बस वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके विचारों की लड़ाई वो किस तरह से चलती है और उसके आर पार या उसके आसपास दुनिया किस तरह से चलती रहती है 1991 तक। इसके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा पूरा जो सिलेबस है, ये सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। ये सिलेबस आरएस मेंस के लिए है। ध्यान से सभी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो अप्लाइड ही आते हैं। यहाँ पर कोई फैक्ट वाला क्वेश्चंस बहुत रेयर मिल जाता है। और इस बार आरएस मेंस में 2026 में ये बताने का प्रयास करूंगा मैं वापिस कि जो 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, वो तो आएंगे नहीं। वो नहीं आएंगे इसका मतलब फैक्ट वाला कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं। जैसे 2013 में प्रश्न आया था रेनेसां से क्या तात्पर्य है। धर्म सुधार आंदोलन में लास्ट टाइम 2023 में प्रश्न आया था सार्वभौमिक पौरोहित्य से आप क्या समझते हो। वो 2 नंबर के क्वेश्चंस थे, वो लिखने के थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। ठीक है। अमेरिका की क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में समझिए। ये आरएस 2023 का प्रश्न है कि अमेरिका में क्रांति की शुरुआत जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में। फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरह से भारतीय क्रांति, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, उनमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। किस तरह से भारत की आजादी में फ्रांसीसी क्रांति का योगदान
रहता है। औद्योगिक क्रांति, किस तरह से पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किस तरह से प्रभाव पड़ता है, रूसी क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जर्मनी में नाजीवाद मैंने बताया, इटली में फांसीवाद, विश्व युद्ध का प्रभाव, विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव रहता है, कि उस समय जब महात्मा गांधी 1900 जैसे प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ जाते हैं। और इसके बाद जब भारतीय संविधान या भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग चलती है, उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन है, अंग्रेज हैं, उनको जब सैनिकों की जरूरत होती है तो भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनसे अंग्रेज मिलकर यही बात कर रहे थे कि वो अभी विश्व युद्ध में हमें सपोर्ट करे ताकि बाद में हम भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है तब महात्मा गांधी के पास वही वापस कंडीशन जाती है, उस समय महात्मा गांधी ठुकरा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेज इस बार भी धोखा देंगे। फिर इसके बाद शीत युद्ध के समय विश्व, मैंने बताया था इसमें भारत संबंधी बताया था मैंने, भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को साथ लेकर पूरी दुनिया में अपना अलग ही प्रभाव छोड़ रखा था। किस तरह से भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ ही रशिया को अपने नजदीक की ओर खींचता रहा, ठीक है। तो उनके बारे में हम विस्तार से एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप आगे भी इस वीडियो में, इस तरह के वीडियो में बने रहने का प्रयास करें। आगे जो भी टॉपिक रहेंगे हैं या मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने भी मैथ्स में जितने भी हर एक सब्जेक्ट का जितने भी टॉपिक है उनको यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगा साथ में। और इसके बाद आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि आप जितने भी टॉपिक है उन पूरे टॉपिक को एक बार पूरा जो आरएस मेंस का सिलेबस है उनको याद कर ले, क्योंकि याद करने से बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि आपका 10% काम हो जाता है। अगर आपका 100% सिलेबस है, उस पूरा सिलेबस याद कर दो तो भी 10% काम हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि हमारे कौन से टॉपिक वर्ड हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो ये जरूरी है। बाकी आगे हम और भी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।